हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत का संविधान चल रहा है, उसमें हम पिछले वीडियो में राष्ट्रपति कंप्लीट किए हैं। उसमें हमने भाग 5 के अंतर्गत 52 से अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में बातें की थी और हमने बताया भी था कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि प्रश्न में आए हुए हैं पहले से। ठीक है, इसी प्रकार से हम आज चर्चा करेंगे। आप चैप्टर का नाम भी देख रहे होंगे, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में बात होगी, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है कि जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, वो ऑल वनडे एग्ज़ाम्स हो या फिर आपका यूपीएससी, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस, ठीक है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, उत्तराखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। आरओ लोअर पीसीएस जैसे एग्जाम भी हैं, यूपी ट्रिपल एससी, बाकी टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, सी टेट में भी जीएस के प्रश्न होते हैं। तो जीएस की बड़ी भूमिका होती है किसी भी एग्जाम में, आप देख लेंगे। ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र से होगा लेकिन जीएस से संबंधित है। ठीक है, तो आज हम उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छी होगी, वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरुआत करेंगे हम उपराष्ट्रपति से। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले है कि उपराष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति के बारे में भी हम बताए थे, लेकिन उसकी अपेक्षा जो है उपराष्ट्रपति का पद उनसे थोड़ा सा लेकिन सर्वोच्च होता है। ठीक है, यह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर आधारित है। ये जो उपराष्ट्रपति का पद है भारत में, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर आधारित है, याद रखना भाई। परोक्ष विधि से चुनाव होता है, याद रखना, जनता द्वारा सीधे नहीं होता है। मतलब परोक्ष विधि से होता है, प्रत्यक्ष विधि से नहीं बोल रहे हैं हम, परोक्ष से बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब जनता सीधे नहीं चुनती है। याद रखना यहाँ पर एक शब्द है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। याद रखना कि उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें कोई वेतन भत्ता ये सब नहीं है। उनको जो कुछ भी उपलब्धियां मिली हैं वो मिली हुई हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि आप पूछें तो उपराष्ट्रपति क्या, तो उपराष्ट्रपति का मतलब सिर्फ इतना कि अगर राष्ट्रपति, जैसे हम कल बताए थे कि मान लीजिए कि उस समय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दें, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या महाभियोग प्रक्रिया से उनको समय से पहले, मतलब कार्यकाल से पहले अपने पद से हटा दिया जाए, तो उस स्थिति में, या फिर राष्ट्रपति उस समय भारत में उपस्थित नहीं, कहीं विदेश दौरे पर हो, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत होते हैं फिर। ठीक है, याद रखना उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इतना ध्यान रखना हमें। ठीक है, चलिए, तो अब इनके चुनाव की अगर हम बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति में हम बात किए थे चुनाव में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं निर्वाचित, और साथ में जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर अलग है, थोड़ा अलग क्या है कि भाई, अलग ये है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल द्वारा इनका चुनाव होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा इनका चुनाव होता है। ध्यान रखना, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो बातों में भिन्न है। पहला है कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें शामिल होते हैं, निर्वाचित मनोनीत दोनों शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन वहीं पे दूसरा है कि राज्य विधान मंडलों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। यही है अंतर, क्योंकि राष्ट्रपति
के चुनाव में हमने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जा रहा था वहां, लेकिन यहां पर मनोनीत सदस्यों को भी शामिल किया गया है। योग्यताएं देख लेते हैं। योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज है 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। तीसरा है, वहां पर देखिए राष्ट्रपति के बारे में बताए थे कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, यहां पर उपराष्ट्रपति के बारे में है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। आगे है कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, यह है योग्यता या अर्हता। अर्हताएं भी बोलते हैं और योग्यताएं भी बोलते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, याद रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। साथ में जमानत राशि 15,000 रुपया है। राष्ट्रपति में क्या था, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, साथ में 15,000 रुपया जमानत राशि। लेकिन यहाँ पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत होती है और 15,000 रुपये जमानत राशि भी, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है शपथ या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। पद की शर्तें हैं कुछ। शर्तें क्या है भाई, शर्त यह है कि संसद के किसी सदन या राज्य विधायिका के किसी सदन का सदस्य ना हो। अगर हो तो क्या होगा, अगर हो तो भाई जिस दिन उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त होगा उस दिन उनको वो सदस्यता त्यागनी पड़ेगी फिर, ठीक है। दूसरा है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। याद रखना, पद अवधि के बारे में चर्चा करें तो पद ग्रहण करने से लेकर, याद रखना पद ग्रहण करने की बात यहां भी हो रही है, उससे लेकर 5 साल तक रहेंगे और किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंप सकते हैं ये। दूसरी चीज, तीसरा है कि बिना औपचारिक महाभियोग के भी समय से पहले पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि राष्ट्रपति महोदय वाले में क्या था भाई, कि राष्ट्रपति महोदय में था कि जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी वो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। बस थोड़ी सी शर्त थी कि 1/4 सदस्य जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए उसमें और 14 दिन पहले की नोटिस होनी चाहिए। शुरुआत की बात है। लेकिन जब पारित होने की बात हम बोले थे कि जिसमें शुरुआत होगी उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, उसके बाद वो दूसरे बहुमत में जाएगा। फिर वहां पर जब 2/3 बहुमत से पारित होता था उसके बाद वो मतलब राष्ट्रपति महोदय अपने पद से हटा दिए जाते थे। ये हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़े हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं कि महाभियोग, बिना औपचारिक महाभियोग के भी समय से पहले हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि भैया राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित हो, वो भी कैसे, पूर्ण बहुमत के द्वारा, जिसमें पूर्ण बहुमत के द्वारा राज्यसभा में पारित हो। और एक और है कि जिसमें लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। बात समझ है। तो राज्यसभा पर विशेष जोर है। पद की रिक्तता की बात करें तो 5 वर्षीय पदावधि समाप्त हो जाए तब पद की रिक्तता हो सकती है। दूसरा है कि त्यागपत्र दे दिया जाए तो, बर्खास्त हो जाए तो, मृत्यु हो जाए तो, और अगर निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए तो भी। हमने राष्ट्रपति वाले में बात की थी कि अगर मान लीजिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो याद रखना है कि उससे पहले जो भी काम किए गए होंगे राष्ट्रपति के द्वारा वो काम अवैध नहीं माने जाएंगे। ओके, चुनाव विवाद की बात कर लेते हैं भाई।
जब हम चुनाव विवाद की बात करते हैं तो याद रखना, चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही लिए जाते हैं और यही निर्णय अंतिम होता है। ये हम राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में भी बात किए थे। तो यहाँ पर दोनों सेम है। आगे है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भी राष्ट्रपति महोदय के बारे में यही था। ये भी सेम है दोनों में, और ऊपर का जो हम पढ़े अभी चुनाव विवाद वो भी सेम था। ठीक है, शक्तियां और कार्य देख लेते हैं। शक्तियां क्या क्या हैं भाई और कार्य क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, जैसा कि हमने बताया था। इसके अलावा संविधान में परिलब्धियों की व्याख्या नहीं की गई है, याद रखना ये वाला पॉइंट। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित परिलब्धियों की व्याख्या नहीं की गई है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता भाई, तो राज्यसभा का सभापति होने के कारण पदेन होता है, जो कि वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण वेतन तक मिलते हैं, परिलब्धियां होती हैं उनकी। ठीक है, तो हम ये हो गए उपराष्ट्रपति के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ उपराष्ट्रपति हैं, वो कार्यकाल के अनुसार उनका कौन सा क्रम रहा है और व्यक्तिगत अनुसार से उनका कौन सा क्रम रहा है। याद रखना, इसमें हम ऐसे लिखे हैं, थोड़ा सा संकेत के रूप में हमने लिख रखा है। तो इसका मतलब है कि वो ऐसे उपराष्ट्रपति हैं कि जो राष्ट्रपति भी बने हुए हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। जैसे ये देखिए यहाँ लिखा गया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सब जगह है। ठीक है, तो याद रखना भाई। तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे व्यक्तिगत अनुसार से दूसरे क्रम के और कार्यकाल के अनुसार चौथे क्रम के राष्ट्रपति भी थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये राष्ट्रपति भी थे बने। पहला और दूसरा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, लेकिन व्यक्ति के अनुसार देखें तो पहला कार्यकाल है इनका। दूसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी राष्ट्रपति बने। इनका तीसरा कार्यकाल है, कार्यकाल के अनुसार। व्यक्ति के अनुसार दूसरे हैं। वीवी गिरी राष्ट्रपति रहे भाई, चौथा कार्यकाल के अनुसार है, तीसरा है व्यक्ति के अनुसार। बात समझ आए ना? तो ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, इसलिए हम ऐसे बता भी रहे हैं आपको। फिर गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति थे, ये 5वें नंबर के हैं कार्यकाल में, व्यक्ति के अनुसार चौथे नंबर के हैं। बीडी जत्ती राष्ट्रपति हैं, 6ठा नंबर कार्यकाल है, और व्यक्ति है व्यक्तिगत अनुसार से देखें तो 5वां नंबर था। एम हिदायतुल्ला जो कि ये राष्ट्रपति भी बने बाद में, 7वां नंबर है कार्यकाल में, और व्यक्ति के अनुसार ये 6ठे क्रम के उपराष्ट्रपति रहे हैं। आगे हैं आर वेंकट रमन, जो कि ये भी राष्ट्रपति बने, और ये भैया कार्यकाल के अनुसार 8वें क्रम के हैं, जबकि व्यक्ति अनुसार से देखें तो 7वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, 7वें नंबर के। शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, जो कि राष्ट्रपति भी बने, आपको पता है, और ये कार्यकाल में 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे और 8वें नंबर के व्यक्तिगत रूप से रहे हैं। ठीक है, के.आर. नारायण, डॉक्टर के.आर. नारायणन है, ये भी कार्यकाल में 10वें नंबर पर और व्यक्ति अनुसार पे 9वें नंबर के हैं। डॉक्टर के कृष्णकांत उपराष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं बने ये, इनके सामने रा नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये कार्यकाल में 11वां नंबर इनका है और व्यक्ति में 10वां नंबर है। भैरव सिंह शेखावत 12 नंबर के है ना कार्यकाल में, और वैसे व्यक्ति में देखें तो 11 नंबर के हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि 13 और 14 कार्यकाल में रहे हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन व्यक्ति के अनुसार देखें तो ये 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं व्यक्ति के अनुसार। जो वर्तमान में हैं उपराष्ट्रपति हमारे एम वेंकैया नायडू नाम है। ठीक है, ये जो है कार्यकाल में 15वां नंबर इनका है, और ये व्यक्ति के अनुसार 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं वो
कार्यकाल में उनका 16वां नंबर है और व्यक्तिगत अनुसार से देखें तो 14वां क्रम है उनका, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इसी के साथ उपराष्ट्रपति का चैप्टर हो आगे बढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के आगे। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, कल हम थोड़ा बहुत बात किए भी थे, तो प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री कौन होते भाई? बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है, लोकसभा का नेता होता है भाई प्रधानमंत्री, समझ रहे हैं ना? चलिए, कल हम बात भी किए थे कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, कानूनी और वित्तीय शक्तियाँ, बहुत सारी शक्तियों की बात हमने राष्ट्रपति महोदय के बारे में की थी। तो उसमें हमने एक बार बताया भी था, प्रधानमंत्री के बारे में भी थोड़ा सा वर्णन हमने किया था वहाँ पे। तो आज हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे कि संविधान में निर्वाचन और नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री का कोई स्पेशल चुनाव नहीं है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव होता है और उस चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। फिर बात समझ रहे ना? याद रखना इसका कि इसीलिए संविधान में कोई निर्वाचन या नियुक्ति का प्रावधान नहीं है प्रधानमंत्री को लेके। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत बताया गया भाई कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। और इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि वह मतलब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। बात समझ रहे हैं? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए भाई, बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है लोकसभा में। प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना जरूरी नहीं है। याद रखना, ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न भी है, उस प्रश्न का एक स्टेटमेंट भी था ये वाला पॉइंट। प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, नहीं, प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले जरूरी नहीं है कि लोकसभा में वह अपना बहुमत सिद्ध करे, लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर बहुमत सिद्ध करना होगा। ठीक है, और ये जो है ये कहाँ से प्रभावी है भाई? तो दिल्ली न्यायालय 1986 के मैटर से प्रभावी है। दिल्ली न्यायालय 1986 से प्रभावी है कि भाई जरूरी नहीं है कि जिस समय प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही उस समय वह बहुमत उस दल को बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, लेकिन यह जरूरी है भाई कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना जरूरी है। हमने राष्ट्रपति के वीडियो में एक चीज और बताया था हमने आपको कि राष्ट्रपति को कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, वह परिस्थिति विवेक स्वतंत्रता है उनके पास। वो हमने आपको बताया भी था कैसे है। यही है कि बहुमत प्राप्त ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दी गई समय सीमा के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा इनको। ठीक है, ये बात हमने वहां समझाई थी आपको। चलिए, यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य ना हो, याद रखना, यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य ना हो तो प्रधानमंत्री बनने के 6 माह के भीतर, याद रखना, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी, ऐसा भी नहीं कि वो किसी सदन का सदस्य हो जाए, मतलब किसी सदन का ही सदस्य हो, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी होगा। यह स्टेटमेंट आया कहाँ से? उच्चतम न्यायालय 1997 में। स्टेटमेंट उच्चतम न्यायालय 1997 में आया। ठीक है भाई, ईश्वर की शपथ लेते हैं, याद रखना, कार्यकाल इनका निश्चित नहीं होता और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, याद रखना है।
फिर प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते जो होते हैं वो संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित होते हैं। संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते ही प्राप्त करता है। समझ रहे हैं, संसद सदस्य को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वही प्राप्त होता है प्रधानमंत्री को भी। भाई प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्य और शक्तियों के बारे में देखेंगे भाई, सबसे पहली चीज है कि मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सी कार्य और शक्तियां हैं। तो मंत्रिपरिषद के बारे में जब देखेंगे तो याद रखना, मंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। मंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। दूसरा है कि मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करने का काम प्रधानमंत्री महोदय का है। ठीक है, दो स्टेटमेंट हुए। पहला है कि मंत्रिपरिषद के संबंध में कि मंत्री नियुक्त करने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। दूसरा है कि मंत्रियों को उनका मंत्रालय आवंटित करेंगे। तीसरा है कि किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी देते हैं। ठीक है, याद रखना, ये मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य है। और क्या है भाई, और काम है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता भाई नेता है। सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, याद रखना, नियंत्रित, निर्देशित करता है तथा समन्वय भी रखता है। बात समझ ना। पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल बर्खास्त करता है। अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे तो मंत्रिमंडल अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, नेता ही नहीं है तो मंत्रिमंडल कैसे रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में भी कुछ कार्य है। कौन से कार्य भाई, कि राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी के रूप में काम करता है हमारा। ठीक है, दूसरी चीज है कि भारत का जो महान्यायवादी है, कैग, यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्य, चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, अन्य की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने का भी काम करते हैं। इनकी सलाह से इन सबकी नियुक्ति होती है, वो लेकिन होती राष्ट्रपति के द्वारा है। इनकी नियुक्ति सबकी सलाह इनसे मिलती है। ठीक है, संसद के संबंध में क्या, कौन सी कार्य और शक्तियां भाई, तो संसद के संबंध में राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। दूसरा है कि किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। राष्ट्रपति के मामले में हमने बात की थी चैप्टर में। ठीक है, भंग करते राष्ट्रपति हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि विघटित करने की सिफारिश ये राष्ट्रपति से करते हैं प्रधानमंत्री। आगे है कि सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता। क्यों, क्योंकि भाई नेता हैं, है ना। अन्य शक्तियां क्या क्या हैं भाई, अन्य शक्तियां और कार्य की अगर हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के भी, राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो भैया याद रखना ये सब। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखना। राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र की जो विदेश नीति है उसको मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते कौन है, प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। बात समझना कि केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आगे है आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। आपातकाल लगा हो तो उस दौरान राजनीतिक स्तर पर देखा जाएगा तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। आगे है सत्ताधारी दल का नेता होता है। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, हम ये वाला पॉइंट हम कल बता चुके थे आपको। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं सेनाओं के। ठीक है, आगे भैया, आगे अब ये देखेंगे
कि जैसे कुछ मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री रहे जो प्रधानमंत्री भी बने हैं। और एक अभी इसी में और देखेंगे कि कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी रहे हैं जो राज्यसभा से आए हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, तो भाई मोरारजी देसाई हैं। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता सरकार, ठीक है, मोरारजी देसाई। फिर उसके अलावा चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ये भी मुख्यमंत्री कहीं थे, प्रधानमंत्री बने। फिर एचडी देवगौड़ा ये भी मुख्यमंत्री थे, ये भी प्रधानमंत्री बने फिर बाद में। नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस समय वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। बात समझ गए? चलिए इसके आगे एक और हमने बोला था कि प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे उसमें देख लेते हैं, वहां पर थोड़ा सा यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। तो याद रखना, प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे उसमें इंदिरा गांधी रही हैं, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, है ना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे थे, तो ये भी राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना भाई कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं कि जो राज्यसभा के भी सदस्य थे, और कौन ऐसे प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं कि जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसमें एक दो शब्द हैं, इसका ध्यान रखना कि जैसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और दूसरा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखना यहाँ भी प्रधानमंत्री का ही पद है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे, और उम्मीद ये भी है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन भी करने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ। तो इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए तो अभी आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वह उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको देख भी लेंगे समय से, ठीक है। तो अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।